बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस सर्कल, या हम कह सकते हैं व्यापार चक्र के कारण, कि क्यों बिजनेस सर्कल में इतना जो फ्लक्चुएशन आता है, व्यापार चक्र में जो उतार चढ़ाव आता है, वो किस किस कारण से आ सकता है। देखिए, बिजनेस सर्कल में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा अलग अलग फेजेस से वो निकलता है। कभी डिप्रेशन टाइम पीरियड होता है, तो कभी आपकी रिकवरी टाइम पीरियड होता है, और कभी वो बहुत बॉटम लेवल में या फिर पीक टाइम पे चला जाता है। तो बिजनेस सर्कल में हम ये देखना चाहते हैं कि किस किस कारण से ये इतना फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है। ये क्यों एकदम कह सकते हैं सॉफ्टली या कह सकते हैं स्मूथली क्यों नहीं चलती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल फैक्टर। आप सभी जानते हैं प्राकृतिक तत्व। तो अगर कोई नेचुरल प्रॉब्लम होती है तो आप जानते हैं कि इससे हमारे जो सबसे मेन जो प्राइमरी सेक्टर होता है, कृषि का जो क्षेत्र होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जैसे कि अब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि बाढ़ वाली स्थिति है, सुनामी टाइप की स्थिति है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो कौन से सेक्टर पे होता है? प्राइमरी सेक्टर पे। और प्राइमरी सेक्टर में आप जानते हैं एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, कृषि आती है। और कृषि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वही इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो देखिए, अगर रॉ मटेरियल आपका कम है तो क्या आपका प्रोडक्शन का जो कार्य है क्या वो प्रॉपर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होता है तो इसका मेन कारण है कि आपके यहाँ पे नेचुरल प्रॉब्लम हुई है और आपके यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है। तो रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, यानी इंडस्ट्री सेक्टर भी काम नहीं कर पाएगा। तो जब इंडस्ट्रियल सेक्टर काम नहीं कर पाएगा तो जो थर्ड सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग वगैरह जो देखते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्शन कम होने से हम लोग मार्केट में सप्लाई है वो नहीं कर पाएंगे। जब मार्केट में प्रोडक्शन की इतनी सप्लाई नहीं होगी तो सिंपल है कि अब डिमांड तो लोग करेंगे ना, उनको नहीं पता कि उनको रॉ मटेरियल किस लिए कम है, वो तो अपनी तो डिमांड करेंगे। और डिमांड जब वो करते हैं तो वो जो प्राइस को इंक्रीज़ करने का काम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इससे हम देखते हैं इकोनॉमिक में क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन, यानी कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो जब सब जने मांग कर रहे हैं, जब प्राइजेस बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि सबकी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। तो इस कारण से आप देखते हैं कि जो इकोनॉमिक जो एक सिंपल चलना चाहिए था, वहाँ पे एक प्राकृतिक कारण की वजह से ये सारे के सारे जो ये इसके पीछे जो सर्कल चल रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बिजनेस सर्कल आना, यानी व्यापार चक्र में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसका मेन कारण क्या है? नेचुरल फैक्टर। सेकेंड है पॉलिटिकल फैक्टर, यानी राजनीतिक तत्व। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपने देखा होगा इन डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट आर चेंज फ्रिक्वेंटली, यानी कि जो हमारी विकसित देश है वहाँ पे सरकार क्या होती है, अधिकतर जो है वो 5 ईयर्स के बाद क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। और वो जो सरकार चेंज होती है वो क्या करेगी? द न्यू गवर्नमेंट फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसी। जो नई सरकार बनती है वो नई पॉलिसी लेके आती है। जब नई पॉलिसी आती है तो आप देखते हैं कि सारे के सारे जो जितनी भी पुरानी जो स्कीम्स होती हैं उसको बंद करके या फिर उसी को ही थोड़ा चेंज करके वो नई पॉलिसी को कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे क्या हो जाता है? अनसर्टिनिटी आती है, क्योंकि जब सरकार चेंज होती है तो नई पॉलिसी लेके आएंगे, तो अब नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में यानी उसका क्रियान्वयन करने में समय लग जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टाइम लगता है इम्प्लीमेंट होने में, तो वहाँ हम कह सकते हैं एक अनिश्चितता का जो वातावरण है वो हमारी अर्थव्यवस्था में बनता है, यानी कि इससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में बार बार चेंजेस होगा। कभी आप देखते हैं 5 ईयर की गवर्नमेंट होती है, लेकिन क्या होती है कि कभी कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से 3 ईयर्स तक ही वो काम कर पा रही है। तो इससे अगर अनसर्टेनिटी है अगर आपकी राजनीतिक व्यवस्था में, तो वहाँ इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी वो डिस्टर्ब करेगी और उसे क्या करेगी? उसे स्लो डाउन कर सकती है, यानी बहुत ज़्यादा कम कर सकती है, नीचे लेके आ सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिजनेस सर्कल को एक नेचुरल फैक्टर के साथ साथ एक पॉलिटिकल फैक्टर भी क्या करता है? इफेक्ट करता है।
थर्ड, सप्लाई ऑफ मनी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब सप्लाई ऑफ मनी यानी मुद्रा की जो पूर्ति है वो बहुत ज़्यादा अप होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो ये मेन कारण किसका बनता है? ये मेन कारण बनता है आपका इन्फ्लेक्शन यानी कि महंगाई का। ठीक है, जब लोगों के पास, सबके पास पैसा होगा तो सब लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, क्योंकि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर है। तो परचेजिंग पावर होने की वजह से वो सभी वस्तु की मांग करेंगे, और वस्तु की मांग हम नहीं बढ़ा पाए तो ये कारण बनता है इन्फ्लेक्शन का। क्लियर है? तो सप्लाई ऑफ मनी कहीं ना कहीं बिजनेस सर्कल को बहुत इफेक्ट करती है मेनली। ठीक है, और कुछ इकोनॉमिस्ट तो इसे मेन मानते थे कंसेप्ट की जो बिजनेस सर्कल में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो मेन कारण क्या है? सप्लाई ऑफ मनी का ही है। ठीक है, तो ये मेन कारण बताया भी गया है। रिडक्शन इन क्रेडिट यानी साख में कमी। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर बैंक अपनी क्रेडिट को क्या कर देता है, साख को कम कर देता है, तो वहाँ पे वो उधार नहीं देना चाहता, या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट जब बैंक की हाई होती है तो कोई भी बिजनेसमैन इस कंडीशन में न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट नहीं होता है, क्योंकि उसे जो पैसा मिल रहा है उधार, उस पर उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना हो रहा है। तो इंटरेस्ट जब बहुत ज़्यादा पे किया जाएगा तो वो प्रॉफिट जो कॉस्ट है वो भी उस प्रोडक्शन की बढ़ेगी। जब इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक तरह से क्या है? एक प्रोडक्शन का फैक्टर है। ठीक है, एक प्रोडक्शन का फैक्टर है। जब इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली जो भी प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट भी क्या होती है? अप होती है, क्योंकि उसे ब्याज चुकाना होता है, और वो इस ब्याज का जो होता है या इंटरेस्ट होता है उसको अपने कॉस्ट में इंक्लूड करके कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है वो सेल करता है। ठीक है, तो यानी कि आपको सिंपल से पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होती है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, और कॉस्ट ज़्यादा होने पर आप देखते हैं कि प्रोडक्शन कभी नहीं भी सेल होता है। तो इस कंडीशन में जब इंटरेस्ट ज़्यादा होती है तो कोई भी बिजनेसमैन होता है वो कोई भी नए बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता है, कोई भी ग्रोथ नहीं करता है, तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ नीचे आ जाती हैं। क्लियर है? तो यानी कि अगर क्रेडिट ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपकी कम है, आपको लोन सस्ता मिल रहा है, तो कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेगा, एक्सपांसन करना चाहेगा, उसका विस्तृत करना चाहेगा। यानी कि आप देखते हैं कि न्यू न्यू एक्टिविटीज़ होने लग जाएगी मार्केट में। ठीक है, कोई बिजनेसमैन होगा जिसकी पुरानी कोई ब्रांच है तो वो और एक नई ब्रांच खोलना चाहेगा। ठीक है, तो नई मशीनरी वगैरह ये डेवलप होगा। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? इंटरेस्ट रेट पे, बैंक की जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसकी इंटरेस्ट रेट पे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी फैक्टर। मॉनेटरी फैक्टर यानी मौद्रिक तत्व। देखिए मॉनेटरी फैक्टर भी आप जानते हैं, सिंपल है कि अभी हमने जो मनी सप्लाई की बात की सेम ही मॉनेटरी फैक्टर में आएगा कि अगर आप मार्केट में या अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा पैसा है, मनी ज़्यादा है, तो सिंपल है कि मनी ज़्यादा होने की वजह से प्राइजेस क्या हो जाते हैं? अप हो जाते हैं। जब लोगों के पास मनी ज़्यादा होगी, लोगों की खरीदने की क्षमता ज़्यादा होगी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज है, देन वो सभी डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, और मांग करने से वो प्राइस क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी। तो ये मॉनेटरी फैक्टर, क्यों इसको मॉनेटरी फैक्टर बोला जाता है? क्योंकि ये मनी जो वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू योर मॉनेटरी फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका जो मनी वर्ड है ये किससे संबंधित है? एक मौद्रिक तत्व से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे मनी आपकी ज़्यादा है तो प्राइजेस ज़्यादा होंगी, और उसके जैसे आप देखते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा बिजनेस आपके सर्कल में। क्लियर है? इसी तरह से इसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो जहाँ पे मनी सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है? डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, मुद्रा संकोचन आ जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी फैक्टर भी बिजनेस सर्कल को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऐसा हार्ट्रे और फ्रीडमैन का जो मॉडल था, हार्ट्रे और फ्रीडमैन ने जो मॉडल दिया था अपना, उस बेस पे उन्होंने मॉनेटरी फैक्टर को लेकर ही बिजनेस सर्कल के फ्लक्चुएशन के बारे में डिस्कस किया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात करते हैं, ऑकुन का नियम। देखिए ऑकुन जो इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस नियम को बताया। उन्होंने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं बेरोजगारी, तो मेन कारण क्या होता है? ऑकुन के नियम में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ रेट के यानी कि विकास दर और बेरोजगारी के रिलेशन को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑकुन है उन्होंने अपने नियम में क्या कंसेप्ट बताया। तो उन्होंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? बेरोजगारी, और साथ ही जो ग्रोथ रेट होती है उन दोनों के रिलेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या बताया कि हमें कितना
ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करना चाहिए। उन्होंने क्या बताया कि हमें ग्रोथ रेट कितना इंक्रीज़ करें, हम कितना बढ़ाएं, जिससे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो कम हो जाए। क्लियर है? तो उन्होंने क्या बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हमें कितना ग्रोथ रेट बढ़ाए। उन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस सर्कल की जो फ्लक्चुएशन आता है उसको किससे कनेक्ट कर दिया, विकास दर से। और इनका जो ये लॉ है वो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है बिजनेस सर्कल के, आप सकते हैं कॉजेस में ये माना भी गया है कि जो बेरोजगारी जो होती है, ये जो बेरोजगारी है ये सबसे ज़्यादा कब होती है। आपने देखा होगा कि हमने फेजेस देखे थे, उस फेजेस में से बॉटम टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जो ड्राफ्ट टाइम पीरियड होता है उसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के पास काम ही नहीं होता है। क्यों नहीं काम होते? क्योंकि सारी प्राइसेस बहुत नीचे आ जाती है, जिसे हम मंदी कहते हैं। मंदी का मतलब क्या हो गया? प्राइसेस नीचे आ गई है, प्रोडक्शन की मांग ही नहीं हो पा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो जाती है और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने मोस्टली ये बताया कि अगर 2.25% अगर हम ग्रोथ रेट रखें तो इससे 1% अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि 2.25% की अगर ग्रोथ रेट करें इकोनॉमिक में तो 1% हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, 1% बेरोजगारी को कम कर पाएंगे। तो ये भी एक कारण था, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे ऑथर ऑकुन, उन्होंने ही अपने नियम को बताया। ठीक है, तो इन्होंने बेरोजगारी को और विकास दर के संबंध को समझाया। नेक्स्ट है देखिए, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नवप्रवर्तन। आप सभी जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा रिसर्च हो, जब नए नए आविष्कार आए, ठीक है, नई नई मशीनरी आए, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगर नया रिसर्च किया जाए कि एक मशीन है वो 100 का प्रोडक्शन करती है, फिर रिसर्च किया गया नहीं एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो 500 प्रोडक्शन करे उसी टाइम पीरियड में। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये एक इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं और एक कह सकते हैं कि एक नई टेक्निक्स के बारे में जन्म होता है और एक नए रिसर्च होते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है अर्थव्यवस्था में तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो वो कारण क्या बनता है, मांग की कमी का। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और मांग नहीं हो रही है अब लोगों की, तो वहाँ पे प्राइसेस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। प्रोडक्शन बहुत होगा, लोग मांग भी नहीं कर रहे हैं, लोगों के हाथों में परचेजिंग पावर नहीं है और प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो प्राइस क्या होता है, ऑटोमेटिकली नीचे चले जाते हैं। तो इनोवेटिव आइडिया में हम कह सकते हैं जो सुपेटर थे, प्रोफेसर सुपेटर, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि इनोवेटिव आइडिया भी बिजनेस सर्कल में जो फ्लक्चुएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है, उसका कारण बनता है। जो आप नए रिसर्च करते हैं, नए मार्केट डेवलप करते हैं, नए प्रोडक्शन की क्वालिटी के बारे में जो रिसर्च होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है अर्थव्यवस्था में। क्लियर है? तो ये वैसे तो हम कह सकते हैं टेक्निक्स हो रही है, रिसर्च बढ़ रहा है, तो ये एक आप कह सकते हैं विस्तार की अवस्था ही होती है। लेकिन ये विस्तार की अवस्था जब इनोवेटिव रिसर्च बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि एक पीक पॉइंट पे आने के बाद हम कौन से टाइम पीरियड में चले जाते हैं, रिसेशन टाइम पीरियड में चले जाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं 7 हमने डिस्कस किए हैं इम्पॉर्टेंट कॉजेस बिजनेस सर्कल के, जो कि बताते हैं कि बिजनेस सर्कल क्यों होता है। ठीक है, तो ये बिजनेस सर्कल के। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की जिसे हमें पता चले कि हम बिजनेस सर्कल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम मेजर्स ऑफ बिजनेस सर्कल, यानी कि व्यापार चक्रों को नियंत्रण करने के उपाय। राइट, तो इसे हमने 2 पॉइंट में कह सकते हैं डिवाइड किया है। एक होता है प्रतिबंधात्मक उपाय और दूसरा होता है निवारणात्मक उपाय। ठीक है, तो देखिए ये जो मेजर्स हम बात कर रहे हैं इसमें मेनली अगर हम बताएं कि बिजनेस सर्कल को कंट्रोल करने के लिए तो मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होता है, उन दोनों के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस सर्कल को जो कंट्रोल है वो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी करेगी या सिर्फ फिस्कल पॉलिसी करेगी, ऐसा नहीं होता है। दोनों को मिलकर हम कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस सर्कल में जो फ्लक्चुएशन आता है उसे कंट्रोल किया जाता है। पर कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए,
सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट का। देखिए यहाँ पे प्रतिबंधात्मक जो उपाय हैं उसमें हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति में साम्यता। सिंपल है कि अगर आपके पास में 10 की सप्लाई है, 10 है सप्लाई और आप 10 की ही डिमांड कर रहे हो, तो बताइए क्या कोई फ्लक्चुएशन आएगा? नहीं आएगा। यानी कि 10 लोग हैं बेचने वाले और 10 ही क्या लेना चाहते हैं, यानी आपके पास 10 यूनिट है और ख़रीदने वाले भी कौन है? 10 ही हैं। तो इसमें क्या कोई फ्लक्चुएशन या कुछ आएगा? नहीं। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। डिमांड और सप्लाई में आप साम्यता लेके आ जाइए। पर कैसे लाएं? सिंपल है कि अगर आपके देश में सप्लाई ज़्यादा है, क्या है? पूर्ति ज़्यादा है, तो पूर्ति ज़्यादा है तो इसका सॉल्यूशन है कि आप इसे क्या कर दीजिए? एक्सपोर्ट कर दीजिए, निर्यात कर दीजिए। अगर आपके देश में माल की उत्पादन की पूर्ति ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, देन आप क्या करें? आपको इसका निर्यात कर दीजिए। और अगर आपके यहाँ पे सप्लाई कम है तो आप इसे इम्पोर्ट कर दीजिए और आपकी डिमांड और सप्लाई में बैलेंस लेके आ जाइए। तो ऐसी टेक्निक्स अपनाने से हम इक्विलिब्रियम ला सकते हैं अपनी डिमांड और सप्लाई में, साथ ही बिजनेस सर्कल को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि मांग और पूर्ति में संतुलित स्थापित करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अगर डिमांड से बहुत ज़्यादा आपकी सप्लाई है, देन आप क्या करें? एक्सपोर्ट कर दीजिए, निर्यात कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपके डोमेस्टिक एरिया में प्रोडक्शन ही नहीं है तो आप इसे इंपोर्ट कीजिए किसी कंट्री से और उसको डिमांड के अकॉर्डिंग कर दीजिए। तो ये होता है कि हम डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम ला के हमारे बिजनेस सर्कल को कंट्रोल कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज एडजस्टमेंट इन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौद्रिक और राजकोषीय नीति में समायोजन। और अगर प्रेजेंट टाइम की भी बात करें तो आप जानते हैं कि सरकार की द्वारा नीति कौन सी बनाई जाती है? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं? फ्लक्चुएशन को, बिजनेस सर्कल के फ्लक्चुएशन को क्या कर सकती हैं? कम कर सकती हैं। देखिए इसमें क्या होगा, चाहे हम बात करें देश की सरकार की, ठीक है, और चाहे हम बात करें अपनी केंद्रीय बैंक की, तो ये दोनों ही आपस में समायोजन करके, एडजस्टमेंट करके क्या कर सकती है? बिजनेस सर्कल को कंट्रोल कर सकती हैं। यानी कि व्यापार अर्थव्यवस्था में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, जो उतार चढ़ाव आ रहा है, उसे कम करके एक अच्छी हेल्दी इकोनॉमिक को कह सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। आप जानते हैं नेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? सरकार उस उद्योग को अपने अधिकार में ले लेती है, यानी नेशनलाइजेशन कर देती है। तो क्लियर है कि जब प्रोडक्शन और कंजप्शन में है, अंतर को कम करने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपके डिमांड और सप्लाई में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सप्लाई मीन्स क्या हो गया? प्रोडक्शन, और डिमांड का मतलब क्या होता है? कंजप्शन, कि आप कितना उपभोग कर रहे हो। तो उत्पादन और उपभोग में अंतर को कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? जितने भी बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो मेन है, ठीक है, उनको क्या कर सकती है? राष्ट्रीयकरण कर सकती है, उनको अपने नेशनलाइजेशन कर सकती है, जिससे कि वो उत्पादन में यानी प्रोडक्शन में और कंजप्शन में यानी उपभोग में एक एडजस्टमेंट ला सके और बिजनेस सर्कल को क्या कर सके? रोक सके। तो मेन है बेसिक इंडस्ट्रीज, जैसे कि आप डेली रूटीन में जो आप कंजप्शन करते हैं, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उनके लिए ये बताया गया है कि अगर आप उनका नेशनलाइजेशन कर दें तो मार्केट में ये जो फ्लक्चुएशन आता है उसे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, देखिए स्पेकुलेशन पर अगर अपन कंट्रोल कर लें, सट्टेबाजी पर अगर हम रोक लगा दें, तो आप जानते हैं कि बिजनेस सर्कल पे या बिजनेस सर्कल को कंट्रोल करने के लिए अगर हम स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी पर रोक लगा दें तो इस एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन को रोका जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सट्टेबाजी के कारण, सट्टेबाजी जो स्पेकुलेशन होता है या सट्टा जो लगता है वो कब लगता है? भविष्य के लिए लगता है, फ्यूचर के लिए लगता है। और फ्यूचर में आप जानते हैं क्या होती है? अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती हैं। तो अगर आप अपनी बिजनेस इकोनॉमिक को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप बिजनेस सर्कल को कंट्रोल में लाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी इकोनॉमिक को स्मूथ चलाना चाहते हैं, तो इस एक्टिविटी को आपको कंट्रोल में करना होगा, सट्टेबाजी पे रोक करनी होगी। एक मेन और भी है कि आप
एक फीचर इसमें एक और लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि आप अपना जो डिपेंडेंस है उस नेचुरल रिसोर्सेज पे उसको थोड़ा कम करें और आर्टिफिशियल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको डेवलप करें। जैसे कि आप देखते हैं सिंचाई के साधन जो होते हैं उनको डेवलप करें, कि यानी कि जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर होती है वो डिपेंड होती है। आप जानते हैं भारत में ज़्यादातर जो कह सकते हैं कि वर्षा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है, ठीक है, सारी की सारी एग्रीकल्चर। तो आप ऐसे कुछ व्यवस्था करें कि जब बारिश आए उसकी कह सकते हैं पानी को सेव करके रखें, ठीक है, और सिंचाई की जो साधन है जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उसको डेवलप करें। तो जब हमारा कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, उसकी निर्भरता कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि हम बिजनेस सर्कल के जो फ्लक्चुएशन है उससे बच सकते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल आप जानते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विसेज। तो ये सर्विसेज और जो सेकेंडरी जो आपका फैक्टर है, जो सेक्टर है, वो किस पे डिपेंड है? प्राइमरी पे, ठीक है, और प्राइमरी फैक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। तो ये सारा आप उसको इतना अच्छा डेवलप करें ताकि आपको ये सेकेंडरी और जो सर्विसेज सेक्टर है इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। क्लियर है? तो ये हमारे ऐसे सजेशन थे जो हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स यानी कि निवारणात्मक उपाय। इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में, फिस्कल यानी राजकोषीय, और यहाँ पे किसका संबंध है? गवर्नमेंट यानी आपकी सरकार का, और मॉनेटरी यानी कि मौद्रिक, और ये मोस्टली कौन करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं फिस्कल में क्या होगा? एक्सपेंडिचर। देखिए अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन है, आप मैंने उसमें भी आपको बताया था, इन्फ्लेक्शन में मुद्रास्फीति में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इन्फ्लेक्शन होता है तो सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए या ज़्यादा करने चाहिए। तो देखिए इन्फ्लेक्शन होगा तो इन्फ्लेक्शन में ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसा है, और गवर्नमेंट अगर और ज़्यादा पैसा दे देगी, खर्च करेगी, योजनाएं लाएगी, तो लोगों के पास और पैसा बढ़ जाएगा। तो सरकार को, गवर्नमेंट को, जब इन्फ्लेक्शन का बहुत ज़्यादा तेज़ी का समय चल रहा है आपके बिजनेस सर्कल में, तो इन्फ्लेक्शन को कम करने के लिए उसे अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। उसी तरह से अगर आपका डिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है तो डिफ्लेक्शन में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बढ़ाना चाहिए, यानी एक्सपेंसेस बढ़ाने का मतलब है गवर्नमेंट को नई नई स्कीम लानी चाहिए, ठीक है। नई नई स्कीम क्यों लानी चाहिए? ताकि लोगों को काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, और लोगों को जो है वो इनकम बढ़ेगी, तो इस तरह से ये काम करेगा। टैक्स पॉलिसी आप जानते हैं, कर नीति। अब देखिए जब इन्फ्लेक्शन का टाइम पीरियड होगा, जब आपकी मुद्रास्फीति है आपके बाजार में बहुत तेज़ी है, तो सरकार यहाँ तेज़ी बहुत ज़्यादा है उसको कम करना है। अब लोगों के सबके हाथ में पैसा है, इसीलिए तो तेज़ी आई है। सब लोगों के पास में क्या है? परचेजिंग पावर है, वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे वो वस्तु चाहिए। तो उन डिमांड को कम करने के लिए लोगों का क्या कर लेना चाहिए? पैसा खींच लेना चाहिए, और उसको खींचने का तरीका क्या है? कि आप टैक्स को इंक्रीज कर दो, आप टैक्स को क्या करो? बढ़ा दो, या फिर कोई नए टैक्स होते हैं उनको लेके आ जाइए। तो यानी कि नए कर लगा सकते हैं, या फिर टैक्स की रेट लिख देंगे आप, यानी टैक्स की रेट को क्या करें? इंक्रीज कर दें, या फिर नए टैक्स को लेके आए। ऐसा लाएंगे तो क्या होगा? लोगों का जो पैसा है वो खींच के सरकार के पास चला जाएगा, इससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, डिमांड नहीं रहेगी, तो डिमांड जाके सप्लाई के बराबर हो जाएगी। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना है, जब डिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे जो टैक्स रेट होती है सरकार को कम करनी चाहिए, क्योंकि डिफ्लेक्शन में सरकार को पैसा लोगों के हाथों में देना है, परचेसिंग पावर बढ़ानी है। तो जब टैक्स रेट कम होगी तो लोगों को कम टैक्स देना होगा और लोगों के पास वो पैसा रह जाएगा। उसी तरह से कोई भी नए टैक्स है वो आप कह सकते हैं न्यू टैक्स को नहीं लेके आना है, नए टैक्स को नहीं लाना है। कब? डिफ्लेक्शन को। डिफ्लेक्शन का मतलब संकुचन, और इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? मुद्रास्फीति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेब्ट पॉलिसी। डेब्ट पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? कि सिंपल है कि देखिए आपको मैंने आई का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेक्शन, और आपका दूसरा आई मतलब ये आपका डिफ्लेक्शन का,
डिफ्लेक्शन का लिख देते हैं डी, ठीक है। आई इन्फ्लेक्शन में देगी, इन्फ्लेक्शन में सरकार क्या करेगी, लोगों का पैसा खींचना है, इसलिए सरकार क्या करेगी, लोगों को बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, सिक्योरिटीज़ होते हैं, वो लॉन्च करेगी ताकि लोगों का पैसा क्या आ जाए, सरकार के पास में आ जाए, ठीक है। तो डेप्ट यहाँ पे सरकार अपना पैसा जो है लोन है वो लोगों से ले लेगी, ठीक है। और डेप्ट यहाँ डिफ्लेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्शन में ये होगा कि वो बॉन्ड वगैरह जो है सिक्योरिटी उनको सेल कर देगी कि भाई आप ये लीजिए, आप अपने हाथों में परचेजिंग पावर लीजिए। तो यहाँ पे सरकार लोगों से लोन नहीं लेती है, लोन कहाँ से लेगी, जब इन्फ्लेक्शन टाइम पीरियड होता है, जब मुद्रास्फीति होती है तो सरकार क्या करती है, यहाँ पे जनता से पैसा लेती है, जनता का पैसा खींचती है, यानी कि किस में लेगी, इन्फ्लेक्शन टाइम पीरियड में, क्लियर है। तो ये खींचने का मतलब है सरकार ऐसे जनता से नहीं मांग सकती, वो क्या करेगी, बॉन्ड वगैरह इशू करेगी, कुछ सिक्योरिटीज़ लेके आएगी, तो इससे लोग उसको परचेस करेंगे, और जब लोग परचेस करेंगे तो परचेस करने पे बॉन्ड तो लोगों के हाथ में आ जाएगा और पैसा कहाँ चला जाएगा, सरकार के पास में, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी में है आपका एक तो है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। देखिए क्वांटिटी, इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में आपका, ठीक है, या जब आपका आरबीआई जब आएगा तब हम इसे और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि परिणात्मक उपाय और एक गुणात्मक उपाय। परिणात्मक उपाय में वो सारी रेट आती हैं जो आरबीआई द्वारा जो कॉमर्शियल बैंक के लिए बनाई जाती हैं, जो जितनी भी बैंक रेट्स वगैरह होती है वो किस में आएगी, क्वांटिटिव में, परिणात्मक उपायों में आती हैं। और जबकि क्वालिटी में क्या होता है, जिसे आप कह सकते हैं चेंज इन मार्जिन वगैरह जो रेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, सिर्फ गुण के बेस पे उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें देखिए बैंक रेट। अब देखिए इन्फ्लेक्शन में और डिफ्लेक्शन में, इन्फ्लेक्शन में लोगों का पैसा लेना है तो रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। डिफ्लेक्शन में रेट को कम करेंगे ताकि लोगों के पास में पैसा आ जाए। ओपन मार्केट सिक्योरिटीज, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज का मतलब है खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना और खरीदना। तो देखिए इन्फ्लेक्शन में क्या होगा और डिफ्लेक्शन में क्या होगा। इन्फ्लेक्शन में लोगों का पैसा हमें अपने सरकार अपने पास चाहती है तो सरकार क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी। सिक्योरिटी को सेल करेंगे तो क्या होगा, लोगों का पैसा यहाँ चला जाएगा। और डिफ्लेक्शन में क्या करेगी, परचेज करेगी। परचेज करेगी मतलब लोगों से ये परचेज करेगी, जिससे क्या होगा, जो परचेज करेगी अगर सरकार, तो सरकार का पैसा कहाँ चला जाएगा, जनता के पास में। उसी तरह से CRR, इन्फ्लेक्शन में और डिफ्लेक्शन में, इन्फ्लेक्शन में CRR की रेट बढ़ जाती है और डिफ्लेक्शन में CRR की रेट कम हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से SLR भी होते हैं कि SLR को भी इन्फ्लेक्शन में बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेक्शन में कम कर देते हैं। तो जो रेट रहती हैं, यानी जो बैंक रेट है, CRR है, SLR है, ठीक है, तो MSF है, तो इन सबको क्या करते हैं, इन सबको इन्फ्लेक्शन में तो बढ़ेगी और डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, सारी रेट इन्फ्लेक्शन में क्या होती है, बढ़ जाती है और डिफ्लेक्शन में आपकी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी बेस पे गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय में फर्स्ट देखते हैं चेंज इन मार्जिन। चेंज इन मार्जिन का मतलब हो गया मार्जिन में परिवर्तन करना। अब देखिए कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं या अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे क्या करती है, मॉर्गेज पे वो लोन प्रोवाइड करती है बैंक। अब यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो बैंक है वो क्या करती हैं कि अपनी एक लिमिटेशन या कह सकते हैं अपनी एक विशेष क्षेत्र में वो क्रेडिट को अगर कंट्रोल करना है कि भाई इस सेक्टर से जो है वो डिमांड बहुत बढ़ रही है तो उस सेक्टर में लोन कम दिया जाएगा, तो उसका मार्जिन कम रख देगी कि भाई इतना ही आपको लोन मिलेगा, ठीक है। और जिस सेक्टर को डेवलप करना है तो अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग संस्था के अकॉर्डिंग ये मार्जिन में चेंजेस किया जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इस कह सकते हैं इस लाइन को या इस मार्जिन को बढ़ाकर कह सकती है या कम कर सकते, कम करके भी, बढ़ाकर और कम करके बिजनेस सर्कल के फ्लक्चुएशन को रोक सकती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, उपभोक्ता के साख पर नियंत्रण। कंट्रोल ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, देखिए जब देश में देखते हैं कि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी है, उपभोक्ता की वस्तु की कमी के कारण आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, मार्केट में जब प्रोडक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उपभोक्ता को जो दी जाने वाली जो क्रेडिट है उसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया
जाएगा। ठीक है, यानी कि मंदी के समय जब होता है, डिफ्लेक्शन का जो समय होता है, वहाँ पे कंज्यूमर को ड्यूरेबल जो आइटम्स होते हैं उसके खरीदने के लिए अधिक मात्रा में क्रेडिट दिया जाता है। तो ध्यान रखना, कंट्रोल ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि उपभोक्ता साख नियंत्रण। तो यहाँ पे इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। यानी कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कि डिफ्लेक्शन के समय क्या दिया जाएगा कि ड्यूरेबल गुड्स को परचेज करने के लिए अधिक क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना और बिल्कुल इसके ऑपोजिट इन्फ्लेक्शन में लिखना है। देखिए नेक्स्ट है आपका साख की राशनिंग, या कह सकते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि केंद्रीय बैंक देश में, ठीक है, देश में इन्फ्लेक्शन को आप कह सकते हैं रोकने के लिए जो कॉमर्शियल बैंक है जो राशि देती है, ठीक है, उस राशि पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप अभी इतनी जो है लोन नहीं देंगे। तो कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ये केंद्रीय बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक पे रेस्ट्रिक्शन लगाकर लोन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्लियर है कि जो कॉमर्शियल बैंक के जो लोन देने की कैपेसिटी जो होती है उसकी, जो हमें लोन कौन देता है, कॉमर्शियल बैंक देती है, हमें आरबीआई नहीं देता है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक हमें जो लोन देती है उस पर रेस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है, आरबीआई लगाती है। तो आरबीआई अपने रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि किस समय लोन देना है और कितना देना है। तो इस तरह से ये कंट्रोल किया जाता है किसके, आरबीआई के मेजर्स से। ठीक है, और सेकंड हमने ये पढ़ा था फिस्कल का। ठीक है, तो ये तीन तरह के हम कह सकते हैं उपाय हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही